देखिए, हम गैदर करते हैं इन्फॉर्मेशन। रिसर्च के अंदर एक हिस्सा है जिसमें इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, वेरी गुड। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम या आइडेंटिफाइंग द नीड्स ऑफ द पीपल, वेरी गुड। और फिर हम उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। उसके बाद हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, वेरी गुड जी। तो जो मार्केटिंग के मेन 4 P's हैं वो कौन कौन से हैं, कोई बताएगा जी? मार्केटिंग के 4 P's कौन से हैं जी? मार्केटिंग के 4 P's कौन से हैं? एनीवन जी? जिसे हम मार्केटिंग मिक्स भी बोलते हैं। 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्या है? प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, वेरी गुड मिनाहिल जी। अब अपने मार्केटिंग रिसर्च करनी है प्राइस के पी के अंदर, तो आप देखोगे कि कंपैरेटर जो है वो क्या प्राइस दे रहा है, आपको कितनी की प्राइस कॉस्ट पड़ रही है, लोग, मतलब प्राइस के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं। अगर हम कहें कि वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग करनी है तो उसके अंदर आपको मार्केटर्स एक पेन आप बनाते हो फॉर इंस्टेंस, तो आपको पेन देंगे बीइंग अ कस्टमर और पूछेंगे कि इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, तो आप बताओगे इसकी प्राइस 10 रुपए हो या 12 रुपए हो। पूरी क्लास से पूछेंगे 12 बारी बारी ना, और कोई कहता है 12 है, कोई कहता है 20 है, कोई कहता है 15 है। तो अल्टीमेटली जो एवरेज निकलता है वो हम कह लेते हैं कि ये वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग कर रहे हैं। इसके अंदर हम जो कस्टमर परसीव करता है वैल्यू, उसकी बेसिस के ऊपर प्राइसिंग कर रहे होते हैं। देन वी हैव कि आप जो प्राइसिंग करते हो वो स्किमिंग करते हो। आपने एक कोई ऐसा पेन या प्रोडक्ट बनाया जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, तो आप फिर प्रीमियम प्राइस चार्ज करते हो, स्किम करते हो उसके अंदर। फिर वैसे ही कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग है कि आप देखते हो कि आपको 9 रुपए की चीज पड़ रही है, आप 11 की या 12 की बेचते हो। तो इस तरह की मुख्तलिफ, पर ये जो हम सारी चीजें डिसीजंस ले रहे होते हैं ये हम मार्केटिंग रिसर्च के बेसिस के ऊपर ले रहे होते हैं। वैसे ही प्लेस के अंदर कि हमने बीच में मिडिल मैन को, होलसेलर को रखना है या नहीं रखना, या कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना, हमने प्रोडक्ट्स कहाँ प्लेस करनी है अपनी। तो ये तमाम चीजें, प्रीमियम प्राइस का मतलब ये होता है कि हम हाई प्राइस जो है वो लेते हैं। अगर मतलब जैसे एप्पल आईफोन की जो है वो प्राइस चार्ज करता है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स या लग्जरियस प्रोडक्ट्स जो है वो हाई प्राइस आपसे लेते हैं। अगर आप एप्पल का लैपटॉप लोगे, मैकनटॉश यूज करोगे, तो उसकी प्राइस उतने ही फीचर्स वाले किसी और लैपटॉप से ऑलमोस्ट डबल होगी। तो ये ब्रांड जो है अमूमन प्रीमियम प्राइस चार्ज कर रहे होते हैं। तो प्राइस स्किमिंग जो है उसके अंदर हम कोई और होता नहीं मार्केट के अंदर। ये रुसा ने पूछा था कि प्रीमियम प्राइस क्या होती है। बहरहाल तो हम प्राइस के अंदर इस तरह के डिसीजंस ले रहते हैं। प्लेसमेंट के अंदर कि हमने कहाँ पे प्रोडक्ट को रखना है, नहीं रखना है, किस तरह वहां तक पहुंचाना है। और प्रमोशन के अंदर हमने किस तरह एडवर्टाइज करना है, किस तरह हमने बिल बोर्ड यूज कर रहे हैं, किस तरह हमने स्पॉन्सर्स करने हैं, कितना स्पॉन्सर करना है, कौन सा इवेंट हमने लेना है, कौन सा नहीं लेना। तो ये तमाम चीजें हम मार्केटिंग रिसर्च की बेसिस के ऊपर जो है वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि हम कौन सा प्रोडक्ट लेंगे और कौन सा प्रोडक्ट नहीं लेंगे। तो मार्केटिंग रिसर्च के बगैर मार्केटिंग की नहीं जा सकती। इनफैक्ट आज के दौर में अगर आप देखोगे तो मार्केटिंग के बगैर कोई बिजनेस नहीं किया जा सकता, और वैसे ही मार्केटिंग रिसर्च के बगैर मार्केटिंग जो है वो नहीं की जा सकती। अगर आप लोग मुख्तलिफ एंटरप्रेन्योरियल इवेंट्स अटेंड करते हो, जिस तरह पाकिस्तान में नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है वो इवेंट्स करवाता है, अभी भी उनके पास सिलिकॉन वैली से लोग आए हुए थे। आई डोंट नो आप लोगों का उस लिहाज से कैसा एक्सपोजर है। तो एनआईसी के अंदर कोहोर्ट्स हमारे मुख्तलिफ होते हैं, इंक्यूबेशन होती है, इंक्यूबेशन सेंटर है, हर यूनिवर्सिटी के अपने इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। अगर वो आपको नहीं आइडिया तो आप लोग वो सीरीज शायद देखते हो, आपको यूट्यूब पे नजर आता हो आजकल, शार्क टैंक इंडिया या ड्रैगन डेंस जो है वो पुरानी है, यूके की सीरीज है। तो आप सब में देखोगे कि हर बिजनेस के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आज के दौर में है वो डिजिटल मार्केटिंग है या मार्केटिंग है। वो पूछते हैं कि मार्केटिंग पे कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है जिसको आजकल लोग एंटरप्रेन्योर्स, ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक ये जो है वो देख रहे होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है उसके अंदर जी। इसके अंदर जो चीजें हैं वो हम देखेंगे कि मार्केटिंग रिसर्च के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स, फैक्टर्स होते हैं या उसके क्या क्या फीचर्स हैं। व्हाट आर द बेस्ट मैट्रिक्स फॉर मेजरिंग मार्केटिंग प्रोडक्टिविटी। कौन कौन से मार्केटिंग के फैक्टर्स हैं या मैट्रिक्स हैं जिनके जरिए हम प्रोडक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं मार्केटिंग की। हाउ कैन मार्केटर्स असेस देयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ मार्केटिंग एक्सपेंडिचर्स। बुक के अंदर तो ये बहुत पुराना जो कंटेंट है या चीजें हैं वो गिवन है। आजकल बहुत लेटेस्ट उसके अंदर मैट्रिक्स आ चुके हैं। जैसे बुक के अंदर आपके पास अभी तक कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू और कस्टमर इक्विटी चल रहा होगा, लेकिन अभी जो रिसर्च है वो ये बताती है, या नए जो आर्टिकल्स हैं वो ये बताते हैं हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के, कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट कस्टमर रेफरल वैल्यू होती है। अगर मैं इसको आपको आराम से समझाना चाहूँ तो ये है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू ये होती है कि नायाब ने अपनी पूरी लाइफ में एक ब्रांड से कितनी चीज परचेज की है। लेट्स सपोज नायाब जो है वो होंडा की कस्टमर है
और वो होंडा की प्रोडक्ट्स लेते हैं। तो थ्रू आउट हर लाइफ उन्होंने होंडा से कितने की प्रोडक्ट्स यानी 2 अरब 3 अरब 4 अरब 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ की जो है प्रोडक्ट्स परचेज किए। तो ये कंपनी के लिए कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू है नायाब की। अब अगर आप मार्केटर हैं या आप कंपनी है तो पहले कंपनीज फोकस करती थी कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट कस्टमर है यानी जो ज्यादा चीज परचेज करता है बाय करता है, जैसे अगर बिलाल है वो 1 लाख की चीजें हमसे परचेज करते हैं या कर चुके हैं अब तक, और नायाब है लेट्स सपोज वो 10 करोड़ की कर चुकी हैं, तो कंपनीज कहती थी कि फोकस जो है वो ज्यादा उसके ऊपर किया जाए जिसकी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू ज्यादा है। और पर अब रिसर्च बताती है कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो लोग हैं जिनकी रेफरल वैल्यू ज्यादा है, यानी जो लोग आगे रेफर करते हैं। फॉर इंस्टेंस एक और तारिक है कोई जो उन्होंने खुद तो होंडा से लाख रुपए की चीज ली हो शायद, लेकिन नायाब को उन्होंने रेफर किया कि होंडा की चीजें जो है वो उसकी क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छी है, तो आप उनसे बाय करो। तो उनके रेफरल की वजह से जो है वो होंडा की चीजें उन्होंने परचेज की हो। तो उसी तरह एक नायाब नहीं तारिक ने 5-6 को रेफर किया हुआ होगा, तो जो उनके रेफरल वैल्यू है शायद वो अरबों में हो पर उनकी लाइफ टाइम वैल्यू शायद 1 लाख रुपया हो। तो हम ऐसे कस्टमर पर ज्यादा फोकस करेंगे जो खुद 1 करोड़ की चीज परचेज करता है, उससे बेहतर वो है जो हमारी 10 अरब रुपए की चीजें परचेज करवा सकता है। तो ये भी खैर अब लेटेस्ट कॉन्सेप्ट उसके अंदर आ रहे हैं, मुख्तलिफ कन्वर्जन है, लेफ्ट है और भी इस तरह की जो है वो चीजें हैं। बहरहाल अभी जैसे जैसे आगे जाएंगे उसको हम देखेंगे जी। What is marketing research? Marketing research is the systematic design. इसका मतलब ये है कि ये हैपहैजर्डली चीजें नहीं चल रही होती बल्कि इसका एक प्रोसेस है, एक अलाइनमेंट होती है जिसको आपने फॉलो करना होता है। कलेक्शन, एनालिसिस, रिपोर्टिंग ऑफ डाटा एंड फाइंडिंग्स रेलेवेंट टू अ स्पेसिफिक मार्केटिंग सिचुएशन फेसिंग द कंपनी। वो जो पहले मैंने आपको चीजें बताई थी वो मार्केटिंग सिचुएशन थी। फॉर इंस्टेंस आपकी सेल्स डिक्लाइन कर रही है नॉर्थ रीजन के अंदर, फॉर इंस्टेंस आपके एम्प्लॉइज मोटिवेटेड फील नहीं करते, समटाइम्स फॉर इंस्टेंस आप जो है वो अपने ऑर्डर्स फुलफिल नहीं कर पा रहे, समटाइम्स आप कस्टमर को चीज टाइम पर डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो ये तमाम मार्केटिंग सिचुएशंस हैं जिनको रिजॉल्व करने के लिए कंपनीज जो है वो एक सिस्टमैटिक डिजाइन, कलेक्शन, एनालिसिस, रिपोर्टिंग ऑफ डाटा और फाइंडिंग्स का पाथवे यूज करती हैं। जैसे किसी ने कहा कि हमारी नॉर्थ रीजन में सेल्स डिक्लाइन कर रही हैं, तो उसके लिए वो पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि नॉर्थ रीजन में सेल्स डिक्लाइन कर रही हैं, ये प्रॉब्लम है। उसके लिहाज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, वो जाके स्टोर में करें चाहे चाहे मार्केट में जाके करें, शायद इशू स्टोर के अंदर सेल्स की टीम का हो, शायद इशू सेल्स मैनेजर का हो, शायद इशू कंज्यूमर्स का हो कि उनको प्रोडक्ट पसंद नहीं आई। तो हम मार्केट में जाके या आउटलेट पे जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर बाद में इसको एनालाइज करते हैं मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के जरिए एंड देन वी रिपोर्ट इट, और फिर हम रिपोर्ट करते हैं डाटा को। अब जब आप एनालाइज करते हो टेक्निकल सॉफ्टवेयर के अंदर तो वो जो रिजल्ट बताता है वो टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर बताता है, जिस तरह बीटा की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू क्या है, सिग्निफिकेंट है या नहीं है, कोरिलेशन कैसी है, एग्रेशन कैसी है। तो इस तरह की हम चीजें उसके अंदर होती हैं, लेकिन फिर आप उसको लेमैन के लिहाज से एक्सप्लेन करते हो कि ये इशू है या नहीं है और उसके रिजल्ट जो है वो उनको कम्युनिकेट करते हो और फिर उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो आप डिसीजंस ले रहे होते हो। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च फर्म्स हैं। इसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ तरह की मार्केटिंग रिसर्च फर्म्स आ जाती हैं जो 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में फॉल करती हैं। पहली है सिंडिकेटेड सर्विस रिसर्च फर्म्स। ये वो फर्म्स हैं जो गैदर करती हैं कंज्यूमर और ट्रेड इंफॉर्मेशन और उसको फ्री में सेल करते हैं। जैसे मुख्तलिफ कंपनीज हैं, निल्सन है, कंटार है और भी मुख्तलिफ तरह की कंपनीज हैं। तो ये कंपनीज कंज्यूमर का डाटा गैदर करती हैं, ट्रेड इंफॉर्मेशन गैदर करती हैं और फिर उसको एक फी के अगेंस्ट सेल करती हैं। फिर आपके पास मार्केटिंग रिसर्च फर्म्स हैं जो हायर की जाती हैं किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए। ये डिजाइन करती हैं और रिपोर्ट करती हैं उस फाइंडिंग्स को। जैसे हमने भी जिक्र किया था कि सेल्स डिक्लाइन कर रही हैं, तो उसके लिए आप एक कस्टम मार्केटिंग रिसर्च फर्म को हायर करोगे, उनको बताओगे कि हमारे ये प्रॉब्लम है और वो फिर उसके लिए काम करते हैं और उसको रिपोर्ट करते हैं। फिर आपके पास है स्पेशलिटी लाइन मार्केटिंग रिसर्च फर्म। ये वो कंपनी है जो मार्केटिंग रिसर्च के मुख्तलिफ स्टेजेस में से कुछ के अंदर एक्सपर्ट होती है और फिर ये वो परफॉर्म करती हैं आपके लिए। जैसे आप कहते हो कुछ कंपनीज हैं जो आपको इंटरव्यूज करके देती हैं, तो आप इनसे इंटरव्यूज करवाते हो। कुछ कंपनीज हैं जो डाटा कलेक्शन में आपको हेल्प करती हैं, यानी कि वो क्वेश्चनर आपके लिए फिल करवाएंगी, इंटरव्यूज आपके लिए लेंगी, तो आप उनसे वो काम करा देते हो। या कुछ कंपनीज हैं जो एनालिटिक्स के अंदर बहुत अच्छी होती हैं, कंसल्टेंट जो है वो एनालिटिक्स में अच्छे होते हैं, तो आप वो उनसे करवा लेते हो। तो ये जो है वो उसके अंदर आ जाती हैं। तो सिंडिकेटेड वो फर्म्स हैं जो कंज्यूमर का या ट्रेडिंग का डाटा गैदर करती हैं और उसको सेल करती हैं अदर कंपनीज को अगेंस्ट सम मनी या फी। कस्टम मार्केटिंग रिसर्च फर्म्स वो हैं जिनको आप बुलाते हो, कस्टमाइज्ड आपकी प्रॉब्लम होती है स्पेसिफिक टू योरसेल्फ, योर ऑर्गेनाइजेशन,
और फिर ये उस लिहाज से आपको प्लान्स बना के देते हैं। स्पेशलिटी लाइन जो भी हम आगे देखेंगे कि मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस के क्या क्या स्टेप्स हैं, उनमें से कुछ पर्टिकुलर स्टेजेस के अंदर ये स्पेशलिस्ट होते हैं और आपके लिए ये वो एक्टिविटीज या वो वाली जो प्रॉब्लम फेजेस हैं, स्टेजेस हैं, वो आपके लिए ये करके देते हैं आपको। क्योंकि छोटी कंपनीज जैसे कि हैं तो वो खुद R&D नहीं रखती, उनके लिए एफिशिएंट होता है कि वो इसको आउटसोर्स करे। द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस के अंदर डिफाइन द प्रॉब्लम, पहली चीज है कि आप प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो। उसके अंदर ये भी हम डिटेल्स आगे देख लेते हैं, सारे स्टेप्स आएंगे। फिर रिसर्च प्लान बनाते हो उसके लिहाज से, फिर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, देन यू एनालाइज द इन्फॉर्मेशन और फिर आप प्रेजेंट करते हो फाइंडिंग्स और उन फाइंडिंग्स की बेसिस के ऊपर जो है वो आप डिसीजंस लेते हो। डिफाइन द प्रॉब्लम, जिस तरह हमने कहा कि पहले हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। अगर आप कहते हो कि मेरी नॉर्थ में सेल्स डिक्लाइन कर रही हैं, तो इसमें यह ख्याल करना होता है कि आप बहुत ब्रॉडली या बहुत नैरोली अपनी प्रॉब्लम को ना बता रहे हो। अगर आप कहोगे कि मेरी सेल्स टीम जो है उसकी सेल्स डिक्लाइन कर रही हैं और रिसर्चर्स या थर्ड पार्टी रिसर्च करती है और पता लगता है कि उनका कोई इशू नहीं है, उनकी कुछ चीजों का इशू नहीं है, तो ये दोबारा से रिसर्च करनी पड़ेगी क्योंकि आपने बाकी एलिमेंट्स जैसे कि सेल्स मैनेजर, कंज्यूमर, लोकेशन, आपके बिजनेस की, उनको इग्नोर किया हुआ था, तो आपने जो है उसको नैरो कर दिया डिफाइन करने के अंदर। और अगर प्रॉब्लम सिर्फ रावलपिंडी के अंदर है और आप उसको एक खास रीजन या खास जोन या खास कंट्री से कहते हैं कि पाकिस्तान में हमारी सेल्स डिक्लाइन कर रही हैं और प्रॉब्लम सिर्फ पंजाब या पिंडी में था, तो उससे आपका खर्चा भी ज्यादा आएगा और टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा और फाइंडिंग्स भी उस तरह रोबस्ट या अच्छी नहीं आएंगी। फिर आप देखते हो कि आपके पास अल्टरनेटिव डिसीजंस कौन कौन से हैं इसके अंदर रिसर्च करने के अंदर। उसके बाद देखते हो कि रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। हमने अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है, हमने अपनी टीम को मोटिवेट करना है, हमने नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो आपकी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है। रिसर्च की 3 टाइप्स होती हैं बेसिकली। एक होती है एक्सप्लोरेटरी, देन वी हैव डिस्क्रिप्टिव और देन वी हैव कॉजल रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है इसका गोल ये होता है कि आप जो रियल नेचर ऑफ द प्रॉब्लम है उसकी पॉसिबल सॉल्यूशंस या न्यू आइडियाज को लेके आए। यानी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम न्यू या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। यानी कि जब भी कोई नई प्रॉब्लम आती है, कोई नया कॉन्सेप्ट आता है, तो उसके लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं। फॉर इंस्टेंस कोविड जब फर्स्ट टाइम आएगा तो उसके अंदर हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ज्यादा इस्तेमाल होती है और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के पीछे जो पूरा प्लान है वो एक अलग तरह का है। यानी अगर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को देखेंगे तो उसमें हम डाटा इंटरव्यूज के जरिए कलेक्ट करते हैं, हम क्वालिटेटिव रिसर्च को यूज करते हैं, हम उसको एनालाइज करने के लिए भी इन विवो यूज करते हैं या थीमेटिक रिसर्च यूज करते हैं। उसका सैम्पलिंग प्लान देखेंगे तो उसमें सैंपल जो है वो छोटा होता है और तो मतलब बता ही रहा हूँ कि जो एक हर टाइप है इसके पीछे जो मेथड है अप्लाई करने का वो पूरा डिफरेंट है, एक अलाइंड मेथड होता है जिसको हम यूज करते हैं। एक्सप्लोरेटरी के अंदर आप कोई नया कॉन्सेप्ट हो, कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो, उसको फर्स्ट टाइम जो है वो आप इसके अंदर जो है वो मेजर करते हो। देन वी हैव डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है इसके अंदर आप क्वांटिफाई करते हो चीजों को, जैसे कि कितने लोग हमसे इंटरनेट की सर्विस परचेज करते हैं या कितने लोग हमसे जो है वो लेट सपोज प्लेटिनम पैकेज लेते हैं, गोल्ड पैकेज लेते हैं और सिल्वर पैकेज लेते हैं। तो ये तमाम जो है ये आपके पास जितने आप डिस्क्राइब कर रहे हो और नंबर ऑफ आपकी परचेजेस या आपकी क्वांटिफिकेशन या क्वांटिटेटिव चीजें यूज हो रही हो, वो इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है। देन वी हैव कॉजल रिसर्च। कॉजल के अंदर हम कॉज और इफेक्ट उसका देख रहे होते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है। यानी कि अगर जैसे जैसे अब्यूजिव सुपरविजन बढ़ती है तो एकेडमिक परफॉर्मेंस स्टूडेंट की जो है वो कम होती है। तो ये कॉजल रिसर्च है कि एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर क्या है। या जैसे जैसे फूड की क्वालिटी बेहतर होती है तो उसका इफेक्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर क्या आता है। फूड की क्वालिटी बेहतर होगी तो उसका इफेक्ट, कॉज फूड की क्वालिटी है और इफेक्ट जो है वो है, या सर्विस की क्वालिटी है और फूड इफेक्ट है, या आपकी हॉस्पिटल की इमेज है उसका इफेक्ट कस्टमर की या पेशेंट की सेटिस्फेक्शन के ऊपर क्या होता है। तो ये तमाम चीजें जो है कॉज एंड इफेक्ट के अंदर आती हैं। एक्सप्लोरेटरी के अंदर वी एनालाइज या we try to understand any new abstract concept like COVID when it was in its earlier stages। और वैसे ही आप कोई और कॉन्सेप्ट ले लो, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर भी मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स आते रहते हैं। जैसे मार्केटिंग में अब तो खैर पुराना हो गया है कुछ कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग के अंदर जिस तरह आया था ब्रांड एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, फिर ब्रांड गेमिफिकेशन, या आज उसके बाद आया था ब्रांड कूलनेस। अब कोई सोचेगा कि ब्रांड एंथ्रोपोमॉर्फिज्म क्या है या ब्रांड कूलनेस क्या है, उसको डिफाइन करना, उसको एक्सप्लेन करना फर्स्ट टाइम या इनिशियली वो एक्सप्लोरेटरी के अंदर आता है। कुछ
कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको 1980 से 1990 से लोग जो है एक्सप्लेन करते आ रहे हैं। अब वो वेल नोन या वेल अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट्स हैं और उनके हम देखते हैं कि कितने आपके लॉयल कस्टमर्स हैं। लॉयल्टी हमने एक्सप्लेन कर दी कि होती क्या है। अब कितने लॉयल कस्टमर्स हैं डिस्क्रिप्टिव के अंदर आ गए आपके, और कॉजर के अंदर हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट कॉज एंड इफेक्ट क्या है, फूड क्वालिटी का आपके कस्टमर लॉयल्टी पे क्या इंपैक्ट आता है रेस्टोरेंट्स के अंदर। तो ये हम चीजें इसमें देख लेते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज डेवलप द रिसर्च प्लान। रिसर्च प्लान के अंदर डाटा सोर्सेज हैं, आगे हम डिटेल से देख लेंगे डाटा सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं। रिसर्च अप्रोच है कि रिसर्च अप्रोच कौन सी यूज करनी है। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो कौन सा है। सैम्पलिंग प्लान जिनसे हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो कितने हैं। कॉन्टैक्ट मेथड्स जिनसे हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उनसे हम डाटा कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, ये तमाम चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। डाटा सोर्सेज के अंदर जो है आपके पास प्राइमरी डाटा एक मेथड होता है यूज करने का, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी के अंदर वो डाटा है जो आपसे फर्स्ट टाइम किसी प्रॉब्लम को देखते हुए लोग कलेक्ट करते हैं, और सेकेंडरी डाटा वो डाटा है जो ऑलरेडी किसी ने गैदर किया हुआ है, आप उसको अपनी स्टडी के अंदर यूज कर रहे होते हैं। और फॉर इंस्टेंस आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो किसी से कि कोविड-19 के सिम्टम्स चाइना के अंदर आप थे, आपने देखा कि आप देख रहे हो, आप पूछ रहे लोगों से कि जिनको कोविड हो रहा है कि उनके सिम्टम्स क्या हैं। तो ये प्राइमरी डाटा है। जब आप फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्ट कर रहे हो लोगों से, प्राइमरी खुद उनसे फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्ट कर रहे हो किसी चीज के ऊपर। अच्छा, और फिर आप अगर गवर्नमेंट ऑफ चाइना जो है वो कहती है कि इतने ये सिम्टम्स हैं उनकी किसी स्टडी के अंदर है, और आप उनकी वेबसाइट पे जाके वहां से देते हो, तो वो फिर आप सेकेंडरी डाटा यूज कर रहे हो। प्राइमरी डाटा जो है वो फ्रेशली गैदर्ड डाटा है फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर्पस और अ रिसर्च प्रोजेक्ट। लेकिन जो सेकेंडरी है वो ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ होता है और आप उसके ऊपर आपके वर्ल्ड बैंक ने डाटा लिया हुआ आप उनसे ले रहे हो, स्टैटिस्टिका ने लिया हुआ आप उनसे ले रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सेंसस का डाटा लिया हुआ आप उसको यूज कर रहे हो। तो जब आप किसी ने ऑलरेडी डाटा लिया हो उसको यूज कर रहे हो तो वो सेकेंडरी डाटा होता है, और प्राइमरी वो है जब आप खुद डाटा जो है वो ले रहे होते हो फर्स्ट टाइम। रिसर्च अप्रोचेज हैं हमारे पास, उसके अंदर ऑब्जर्वेशनल या एथनोग्राफिक मेथड है, फिर फोकस ग्रुप है, फिर सर्वे है, फिर एक्सपेरिमेंटल है। ये तमाम मुख्तलिफ टाइप्स की आपकी रिसर्च अप्रोचेज हैं कि करनी कैसे है। फॉर इंस्टेंस प्रॉब्लम वही था ऑब्जर्वेशनल के अंदर जो है वो आप ऑब्जर्व करते हो जिनसे डाटा ले रहे हैं, सैंपल को ऑब्जर्व करते हो। फॉर इंस्टेंस आप देख रहे हो कि लोग का मॉल के अंदर क्या बिहेवियर है, तो आप मॉल को के अंदर उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हो, या किसी रिटेल आउटलेट के अंदर अपनी उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हो, या उनको इन जनरल किसी सुपर स्टोर में जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हो। इसमें भी आगे मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिसमें एक में आम पॉपुलेशन को पता होता है कि हमें को ऑब्जर्व कर, और एक में इनको पता नहीं होता कि हमें को ऑब्जर्व कर रहे हैं या नहीं। तो वो भी आगे किस्में हैं इनकी। फिर इसमें एडवांस जो आ चुकी हुई है अप्रोचेज ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर वो एथनोग्राफिक है, और उससे भी जो एडवांस आ गई हुई इसमें बोलते हैं नेटनोग्राफी। एथनोग्राफिक रिसर्च जो है इसके अंदर किसी इलाके में जाके कुछ अरसे के लिए रहता है और जाके उनकी लैंग्वेज सीखता है, उनकी ज़ुबान सीखता है, उनके नॉर्म्स, उनकी ट्रेंड्स, ट्रेडिशंस, कल्चर, ये तमाम सीखता है, और इसे हम जो है वो एथनोग्राफिक रिसर्च बोलते हैं। इसी में एक और है जिसे हम बोलते हैं नेटनोग्राफी। नेटनोग्राफी के अंदर आप जो है जिस तरह ये आप फिजिकली करते हो कहीं पे जाके, नेटनोग्राफी में आप ऑनलाइन ग्रुप्स के अंदर, कम्युनिटीज के अंदर बैठ के उसको ऑब्जर्व करते हो कि लोगों ने किसी प्रॉब्लम के अगेंस्ट कैसे रिएक्ट किया, क्या रिव्यूज दिए, क्या कमेंट्स दिए। ये तमाम चीजें बहुत डिटेल से गौर से देख रहे होते हो। आप इसमें देखते हो कि किसी कस्टमर आया, वापस में क्या बात कर रहा था, उसने आपके जो सेल्समैन था उससे क्या बात की, उसको कैसे काउंटर किया, उसने क्या पहना हुआ था, उसने क्या एक साथ जो लोग थे उनसे क्या बात की। आप उसमें जो है बड़ी डिटेल से उनको ऑब्जर्व करते हो एथनोग्राफी के अंदर, और वैसे नेटनो के अंदर आप ऑनलाइन उनको कम्युनिटी ग्रुप्स के अंदर उनको जो है वो आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो। फिर आपके पास फोकस ग्रुप है। फोकस ग्रुप के अंदर जो है वो आप अभी आगे ये डिटेल से आएंगे भी, हम देख लेते हैं आगे भी। फोकस ग्रुप के अंदर आप कुछ लोग यानी 6 से 10 लोग जो है वो एक कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। उनके अंदर एक मॉडरेटर होता है जो सवाल करता है और कोशिश करता है कि डिस्कशन जो है वो कहीं और डेविएट ना हो जाए, बल्कि जो मेन पॉइंट है उसी के ऊपर रहे डिस्कशन। तो वो उसके ऊपर फोकस कर रहा होता है मॉडरेटर। फॉर इंस्टेंस आप लेज की कंपनी से बिलोंग करते हैं और आपने नया फ्लेवर लॉन्च करना है, तो आप कोशिश करते हैं कि आप उसका फोकस ग्रुप करवाएं। इसमें 8 से 10 लोग हों, वो डाइवर्स ग्रुप हो तो उतना बेहतर होगा। आप बात सुनते हैं, उसमें आपने एक रफ से सवाल बना के रखे होते हैं कि हमने ये इनसे पूछना है, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अचीव करने हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन इनसे कलेक्ट करनी है।
आप उससे रेलेवेंट सवाल पूछते हैं। फॉर इंस्टेंस आप नया टेस्ट लॉन्च कर रहे हो तो आप पूछोगे कि आपको टेस्ट कैसा लगा, एक से पूछोगे, फिर दूसरे से पूछोगे, कोई कहेगा ये स्पाइसी है, कोई कहेगा अजीब सा जायका है, कोई कहेगा स्मेल अच्छी नहीं है, तो वो आप सारी बात जो है वो उनसे पूछते हो, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस सुनाएगा कि मैंने वो खाए थे, उनका नया फ्लेवर अच्छा था, तो वो आप सारी बातें उनकी जो है वो ऑब्जर्व उसके अंदर कर रहे होते हो और नोट कर रहे होते हो उसके अंदर। फिर सर्वे है, ये बड़ा पॉपुलर मेथड है, ये आपने देखा होगा जब आप किसी रेस्टोरेंट के ऊपर जाओ, निकलने लगे तो आपको कहते हैं कि ये कार्ड फिल कर दें, या आप अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर भी आखिर में जो है वो फिल करते हो मुख्तलिफ सर्वेज, या आपके दोस्त या आपके इर्द गिर्द लोग जो है वो रिसर्च करते हैं तो आपको कहते हैं कि ऑनलाइन आपसे शेयर करते हैं क्वेश्चनर और कहते हैं इसको फिल कर दें। तो ये सर्वे के अंदर आप क्वेश्चनर को जो है वो फिल कर रहे होते हैं। एक्सपेरिमेंटल के अंदर जो है वो एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन किए जाते हैं, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स लोग करके जो है वो देखते हैं कि कैसे चीजों को चलाना है। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो आपके एक्सपेरिमेंट डिजाइन किए जाते हैं। जैसे आप अगर देखना चाहो, मैं देखता हूँ, अगर मैं आपको इसमें दिखा सकता हूँ, मैं आपको एक दो एक्सपेरिमेंट दिखा देता हूँ। एक मार्शमैलो टेस्ट है, उसके अलावा एक और टेस्ट है जिसमें देखते हैं कि मंकी अपनी मदर के पास क्यों जाता है। बॉब डॉल एक्सपेरिमेंट है, तो इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं। आपके पास ऐश टेस्ट है जिसमें आप देखते हो कि लोग कंफर्म करते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। गिव मी अ मिनट, मैं देखता हूँ आपको कोई एक्सपेरिमेंट एक आध वीडियो दिखा भी दूं ताकि आपको उसका और बेहतर तरीके से आइडिया हो जाए। Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something, and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. जी, इसमें जो रिसर्चर है उन्होंने बच्चों को कहा है, सेल्फ कंट्रोल के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट है। वो बच्चों को कह रही हैं कि अगर आप वेट करोगे थोड़ी देर और ये मार्शमैलो जो कैंडी है बाहर के मुल्कों में, आप वो खाओगे नहीं, तो मैं आपको जब आऊंगी थोड़ी देर बाद तो आपको एक और दूंगी। अगर आप एक खा लोगे तो फिर आपको और नहीं मिलेगी। All right, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. जी, ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ये एक छोटा सा बच्चों पे जुल्म था, मतलब उनको जो नहीं दिया जा रहा था उनको वेट करने का कहा हुआ था, पर ये एक लाइटर एक्सपेरिमेंट था। आप देखना चाहो तो वो उस लिहाज से काफी बॉब डॉल एक्सपेरिमेंट है जिसमें पता लगता है कि अगर बच्चे वायलेंस होते हुए देखें तो वो वायलेंस करते भी हैं। उसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट था। फिर उसके अलावा अथॉरिटी का एक्सपेरिमेंट था कि लोगों ने कैसे हॉलोकास्ट के अंदर इतने लोगों को कत्ल कर दिया, तो वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट था। एक प्रिजनर्स वाला जो एक्सपेरिमेंट स्टैनफोर्ड ने किया था वो भी अवेलेबल है ऑनलाइन देखने के लिए। उसके अलावा ऐश टेस्ट है कि लोग कंफर्म करते हैं, अगर 6 लोग एक गलत चीज कर रहे हैं तो 7 लोग भी शायद 7वां भी उसको कंफर्म करेगा या उसको कॉपी करेगा। तो ये भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं
टेस्ट करने के लिए। तो ये तमाम जो है वो आप जो है वो यूज कर रहे होते हैं, मेथड्स यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं अमूमन। और वैसे ही एक बड़ा 1 घंटे का एक्सपेरिमेंट है, उसमें ब्लू आईज जो ब्राउन आईज का एक्सपेरिमेंट है, और उसमें जो उनकी रिसर्चर हैं वो बच्चों को कहती हैं कि जिन बच्चों की आईज ब्राउन है वो इंफीरियर है, उनको ब्रेक भी नहीं मिलेगी, उनको नंबर कम मिलेंगे, वो साथ दोस्तों के नहीं बैठ सकते। और जिनकी ब्लू आईज हैं उनको ब्रेक नहीं मिलेगी, वो अच्छे बच्चे हैं। और ये है, तो इसका इम्पैक्ट परफॉर्मेंस के बच्चों की क्या पड़ता है। तो ये भी एक बड़ा पॉपुलर जो है एक्सपेरिमेंट है अवेलेबल। वैसे ही हॉथॉर्न स्टडीज है। तो ये आपके पास जो है मुख्तलिफ वीडियोस सारी हैं, जो अगर आप देखना चाहो तो आपको बड़े आराम से यूट्यूब के ऊपर जो है वो मिल जाएंगी। तो दोबारा स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट, जी वैसे ही ऑब्जर्वेशनल, एथनोग्राफिक, फोकस ग्रुप, सर्वेज, एक्सपेरिमेंटल, ये सारे हम जो है वो अप्रोचेस इस्तेमाल करते हैं रिसर्च के अंदर। तो फोकस ग्रुप के अंदर आप देखेंगे ये फोकस ग्रुप है। जैसे आपके पास हम लेज आप लॉन्च कर रहे हो, तो हम एक जगह बैठ के ऐसा कुछ करेंगे कि 6-7 आपके साथ लोग बैठ जाएंगे, उनमें आप में से कोई उनको मॉडरेट कर लेगा और आप सबको वो जो है वो लेस का नया फ्लेवर चखाया जाए, उसके ऊपर उससे सवाल की जाए। सामने पिक्चर है, इससे आपको आइडिया होगा कि ये अंदर जो है मल्टीपल फोकस ग्रुप्स एक साथ जो है वो चल रहे हैं, और उनके अंदर एक मॉडरेटर जो है वो आपको नजर भी खड़े हुए वो आ रही होंगी सेंटर में, वो है, और बाहर एक बंदा उनको रिकॉर्ड कर रहा है, कुछ लोग उसको बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये चाहे लेस का कोई नया फ्लेवर लॉन्च करना हो या जस्टिन बीबर ने अपना नया सॉन्ग लॉन्च करना हो, तो उस तमाम चीजों के लिए जो है वो फोकस ग्रुप्स करवाते हैं। देन वी हैव इंस्ट्रूमेंट्स, जिनके जरिए हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो अब आपके पास मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके जरिए आप डाटा कलेक्ट करते हैं। उनमें से बेसिक या मेन जो इस्तेमाल होता है, जिसके बारे में आपको पता भी है, वो है क्वेश्चनियर। ऑनलाइन क्वेश्चनियर लोग आपसे फिल करवाते हैं। ऑफलाइन आपके पास क्वेश्चनियर आता है, उसमें कुछ सवाल लिखे होते हैं और उनको आपने आंसर करना होता है। सवाल मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, वो आगे आएंगे, हम डिस्कस भी कर लेंगे। तो सवाल जो है वो समटाइम्स MCQ की तरह आपको नजर आते हैं, समटाइम्स ओपन एंडेड होंगे कि आप जो है वो कुछ भी लिख सकते हैं, और समटाइम्स जो है वो आपके पास ऑप्शन होगी कि जिस तरह जेंडर होता है, मेल फीमेल, आपने कोई एक ऑप्ट करना होता है। वैसे ही क्वालिटेटिव मेजर्स हैं, जिसमें मैंने पहले जिक्र किया कि इंटरव्यूज भी आते हैं, और इस तरह की मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जो इनरिच डाटा कलेक्ट करती हैं। देन वी हैव टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस, जिस तरह अब्यूजिव सुपरवाइजर है आपका, तो उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर का क्या होता है इम्पैक्ट, तो BP का जो डाटा है वो आप डिवाइसेस के जरिए चेक करते हो। या आप जो है वो कितनी बार एक रिटेल शॉप से परचेज करते हो महीने में या साल में, तो ये भी डिवाइसेस हैं जो कैलकुलेट कर रही होती हैं। मुख्तलिफ क्वालिटेटिव टेक्निक्स जिसके जरिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं, वो है जिस तरह वर्ड एसोसिएशन, कि आपको वर्ड दिया जाता है और आप उससे मिलता जुलता लफ्ज सोच लेते हैं। जैसे आपको कहा जाए कि एयरलाइन, तो कुछ लोगों के ज़हन में PIA पहले आएगा। या कहा जाए अगर आपको फ्रेग्रेंस या परफ्यूम सोप, तो 80-90% लोग पाकिस्तान के अंदर लक्स जो है वो ज़हन में उनके आता है। फिर विजुअलाइजेशन टेक्निक्स है, जैसे आपने अगर ISSB का आपको आइडिया हो, उसमें आपको वो चीज दिखाते हैं, समटाइम्स वो आपको और बाकी लोगों को और तरह से नजर आती है, और उसके बारे में आप जो है वो अपने ख्यालात या अपनी चीजों का लिखते हैं। तो इसके अंदर यानी आपको अगर वो लेस का नया पैकेट दिखा और कहा कि इसके बारे में बताएं, तो आपको वो चीज दिखाई जाएगी, आपको ऐड दिखाया जाएगा, पैकेज दिखाया जाएगा, और आप उसके ऊपर जो है वो अपनी फीडबैक, कमेंट या अपना जो आपकी इनपुट है वो देंगे। प्रोजेक्टिव टेक्निक, इसके अंदर जो है वो आप इनकम्प्लीट स्टिमुलस देते हैं लोगों को, और वो उसको कंप्लीट करते हैं। एम्बिगुअस या क्यूरियस करते हैं लोगों को, और उसे कहते हैं कि इसकी सेंस बनाएं। यानी कि आपने हाफ उनको कोई पिक्चर दे दी और कहा इसको कंप्लीट करें, तो कोई इस तरह की जो है वो मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं। या आपने उनको हाफ स्टोरी दी, कहा उसको कंप्लीट करें, हाफ सेंटेंस दिया, कहा कंप्लीट करें। फिर लैडरिंग है, लैडरिंग के अंदर आप इंक्रीजिंगली या और डिग आउट करते हैं, या बहुत स्पेसिफिक होते रहते हैं और डिटेल से। ब्रॉड डिस्कशन से डिस्कशन को नैरो करते हैं, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, इस तरह के आप जो है वो उनसे सवाल करते हैं। डीपर आप अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं चीजों की। जिस तरह आप कहें कि वही अगर लेस का फ्लेवर है, तो आप पूछते हैं कि क्यों हमें ये लॉन्च करना चाहिए, कब लॉन्च करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस आप कहते हैं कि क्यों लॉन्च करना चाहिए, तो कोई एक कहता है कि क्योंकि कंपैटिटर भी लॉन्च कर रहा है, तो फिर वो कहेगा कि अगर कंपैटिटर लॉन्च कर रहे हैं तो मतलब है हम भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करें, इससे तो हमारे 10 कंपैटिटर्स हैं और 10 के 10 कोई नया लॉन्च करेंगे तो हम भी लॉन्च करें।
तो फिर वो डिग आउट करते हैं, फर्दर क्वेश्चंस पूछते हैं। और क्वेश्चनर जो आप डिजाइन करते हो, जो अमूमन आपने देखे हुए हैं ऑनलाइन और फिजिकल, उनके अंदर क्या डूज है और क्या डोंट्स है, क्या काम करने चाहिए और क्या काम नहीं करने चाहिए। इंश्योर करना चाहिए कि क्वेश्चनर जो है वो फ्री हो ऑफ बाइस, आपकी अपनी बाइसनेस उसके अंदर ना आ रही हो। आप कोई जानने वाला है या आपका कोई अपना रेस्टोरेंट, फैमिली का रेस्टोरेंट है, या कुछ बहुत बाइसेस की बहुत सी काइंड होती हैं, पर इन जनरल ये है कि आपकी उसमें बाइसनेस शो ना हो रही हो क्वेश्चन के अंदर, या आप सवाल में लिखा हुआ हो कि मुझे तो बिरयानी पसंद है, आप बताएं आपको ये चावल अच्छे लगे कि नहीं, तो आप पहले ही जो है वो उसको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं। मेक क्वेश्चन सिंपल हो ताकि अंडरस्टैंडेबल हो, कंफ्यूजन ना हो। तो एज सिंपल एज पॉसिबल क्वेश्चंस जो है पूछे जाए। आप जब भी देखेंगे जितने बड़े लोग हैं दुनिया के अंदर, जैसे प्रेसिडेंट होता है यूएसए का, ओबामा थे, या कोई भी उनका हिलरी क्लिंटन या कोई भी इस तरह के लोग होंगे, तो वो बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज यूज करते हैं। वो बड़े बड़े जार्गन्स और कॉम्प्लिकेटेड या सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स यूज नहीं करते, ताकि हर इंसान को उनकी बात समझ आए, मैसेज को उनकी बात समझ आ रही हो। फिर मेक क्वेश्चन स्पेसिफिक, ब्रॉडली सवाल ना पूछ रहे हो, जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं उससे रेलेवेंट आप सवाल पूछें। अवॉइड जार्गन, हर इंडस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ जार्गन्स होते हैं, वो यूज ना किए जाएं ताकि लोगों को समझ आए। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे अगर आपसे कहा जाए कि आपका क्या ख्याल है ट्रिपल हेलिक्स या क्वाड्रुपल हेलिक्स के बारे में, अब ये जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं या मेरे पोर्टफोलियो है उसमें ये रेलेवेंट है, पर प्रॉब्ली आपको उसका आइडिया शायद ना हो। आपको ट्रिपल हेलिक्स या क्वाड्रुपल हेलिक्स थोड़ा सा अजीब लगे सुन के, पर ट्रिपल हेलिक्स के अंदर हम यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के लिंकेजेस को क्रिएट करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट लिंकेजेस के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो मे भी आप आंसर कर पाओ। आपसे पूछा जाए कि क्वाड्रुपल हेलिक्स के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो आप फिर सोचोगे क्वाड्रुपल हेलिक्स क्या जार्गन है ये। तो वैसे ही ये जो क्वाड्रुपल हेलिक्स है, इसका मतलब होता है कि एकेडेमिया, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और सिविल सोसाइटी ये कैसे आपस में जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये है उसके अंदर जार्गन्स ना यूज किए जाएं। या जिस तरह अगर कोई आप देखेंगे अमूमन अच्छे जो रिसर्चर होते हैं वो अपनी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं क्वेश्चनर को, सवालात को, ताकि हर बंदे को बड़े आसानी से और अच्छी तरह समझ आए। फॉर इंस्टेंस कोई ब्रिटिशर आपसे कोई चीज पूछता है, ब्रिटिश आपसे क्वेश्चन बना के पूछता है और उस पर लिखा हुआ है आर यू अंडर द थंब, मतलब आप जो है वो अंडर द थंब है, तो अब शायद वो प्रॉब्ली कुछ लोगों को समझ ना आए। पाकिस्तान में जिसे हम लोग बोलते हैं कि अपनी बेगम की बात बहुत सुनता है, रन मुरीद है या जन मुरीद है, वो उसको अंडर द थंब करके स्लैंग में यूज करते हैं। तो ये मतलब हर जगह के अपने, हर इंडस्ट्री के अपने जार्गन्स होते हैं, तो वो कोशिश किया जाए कि वो आप इस्तेमाल ना करें। अवॉइड सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स, जैसे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप मोटे मोटे मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स जो है वो उनको यूज ना करें। एम्बिगुअस वर्ड्स या जूम आनी अल्फाज जिनके मतलब डबल हो या बात समझ ना आए, इस तरह के अल्फाज ना पूछें। उसके बाद अवॉइड नेगेटिव्स, आपको ये चीज पसंद नहीं आई होगी, तो हम ये नहीं वाला नहीं यूज करते, हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव जो है वो सेंटेंस यूज करते हैं। अवॉइड हाइपोथेटिकल्स, कि अगर ये आप इस्तेमाल करें तो आपके ख्याल में आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी एकेडेमिया के अंदर, तो ये इस तरह की चीजें हैं। अवॉइड ऐसे वर्ड्स जो मिसहर्ड या गलत सुने जा सकते हो, तो इसका भी जो है वो आपने ख्याल करना है कि इस तरह की चीजें, इस तरह की मिस्टेक्स ना हो। वो आपने जो सुना हो वो है कि एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया, हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे। तो ये जो है वो आपने छोटे छोटे, या आप कहते हैं उठो मत बैठो, तो इसमें एक फुल स्टॉप या इसमें कॉमा जो है वो सारा सेंटेंस मेन आइडेंटिफाई कर होता है। तो ये दोनों तरफ बात जा सकती है, उठो मत बैठो और उठो मत बैठो, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट चीजों को जो है वो कर देता है। तो इसलिए आपने इस तरह की चीजें जो है वो अवॉइड करनी होती हैं। यूज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज, ऐसी कोई कैटेगरी यूज नहीं करती है। अमूमन रिसर्च के स्टूडेंट्स गलती करते हैं, एमएस के अंदर भी इनको बताना पड़ता है कि आप ऐसी कोई चीज यूज ना करिए 2 बार इस्तेमाल हो रही है, जिसमें आपसे पूछते हैं ना कि आपकी एज क्या है। अमूमन इस पे बच्चे गलती करते हैं डेमोग्राफिक्स के अंदर। तो हम कैटेगरीज बनाते हैं, फॉर इंस्टेंस 10 साल से 20 साल, 20 साल से 30 साल, 30 से 40। तो वो करते हैं कि अगर आप 1 दबाएंगे तो 10 से 20 साल, 2 दबाएंगे तो 20 से 30। ये गलत है। अगर आप 20 साल के हैं तो फिर आप 1 में जाएंगे या 2 में जाएंगे। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये कि जो आपके पास कैटेगरी में चीजें हैं वो दूसरी कैटेगरी के अंदर ना हो। यानी पहला जो 1 के साथ है, अगर आप 1 दबाएंगे तो आप 10 से 20 साल के हैं, 2 दबाएंगे तो आप 21 से 30 साल के हैं, 3 दबाएंगे तो 31 से 40 साल के हैं। तो ये जो है वो उसमें ख्याल करना होता है। बच्चे अमूमन इस तरह की गलती करते हैं। और अलाउ फॉर अदर इन फिक्स्ड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, आप जो है वो गुंजाइश छोड़ें कि आपके आंसर्स के अलावा कोई और आंसर भी हो। जिस तरह आजकल
जो है वो गवर्नमेंट्स भी इस पे फोकस कर रही हैं कि आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है। इनफैक्ट इवन जेंडर के अंदर भी मेल फीमेल और थर्ड के लिए अदर का ऑप्शन जो है वो आप छोड़ देते हैं। बाहर के ममालिक में क्लियरली लिखा होता है, यहाँ पे सिर्फ अदर का ऑप्शन छोड़ देते हैं। तो इस तरह जो, या फिर आपने कोई भी चीज पूछी है उसमें अदर का ऑप्शन आप बनाएं अगर ऑनलाइन क्वेश्चनर गूगल फॉर्म्स के अंदर, तो उसमें भी ऑप्शन होता है कि आप अदर का ऑप्शन, यानी आप बैचलर्स के स्टूडेंट हैं, मास्टर्स के स्टूडेंट हैं या अदर, चाहे किसी ने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हो, तो आप उसके लिए अदर का ऑप्शन जो है वो छोड़ देते हैं। क्वेश्चन टाइप डाइकोटोमस, ये सवाल के अंदर आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं जिनमें से आपने एक को ऑप्ट करना होता है। फॉर इंस्टेंस, इन अरेंजिंग दिस ट्रिप डिड यू कॉन्टेक्ट अमेरिकन एयरलाइंस, यस और नो, तो आप एक को जो है वो ऑप्ट करते हो। अगला मैंने जैसे बताया कि क्वेश्चनर के अंदर होता है क्वेश्चन टाइप मल्टीपल चॉइस, विद होम आर यू ट्रैवलिंग ऑन दिस ट्रिप, नो वन, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। तो मुख्तलिफ ऑप्शन है मल्टीपल आपके पास। ये आपने अमूमन अपनी मुख्तलिफ असाइनमेंट क्विज़ेस के अंदर बचपन से आप देखते आ रहे हैं। इनफैक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर भी इस तरह के सवाल आते हैं, एंट्री टेस्ट के अंदर भी ऐसे सवाल आते हैं। तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं और आप जो है वो किसी ऑप्शन को चूज करते हैं। उसके बाद लिकर्ट स्केल है, ये रिसर्च में यूज होने वाला सबसे ज्यादा स्केल है। इसमें स्ट्रांगली डिसएग्री से जो है वो स्ट्रांगली एग्री तक आप यूज करते हो। इसमें लेवल ऑफ एग्रीमेंट आपने बताना होता है। तो फॉर इंस्टेंस लिखा हुआ स्मॉल एयरलाइंस जनरली गिव बेटर सर्विस देन लार्ज वंस, यानी छोटी एयरलाइंस जो हैं वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो आप स्ट्रांगली डिसएग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, एग्री करते हो, स्ट्रांगली एग्री करते हो, आपने चूज करना होता है। लिकर्ट स्केल 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल भी होता है, जिस तरह ये 5 पॉइंट है, इसमें 5 एंकर्स हैं। 3 पॉइंट भी होता है, 7 पॉइंट भी होता है और 9 पॉइंट भी होता है। यानी उसमें फिर हम स्ट्रांगली डिसएग्री, अगर 7 पॉइंट है तो हम दूसरा ऑप्शन डाल देते हैं टू समवट डिसएग्री। तो समवट एग्री, समवट डिसएग्री उसमें ऐड कर देते हैं, वो 5 से 7 हो जाते हैं। देन वी हैव सिमेंटिक डिफरेंशियल, इसके अंदर दो डिफरेंट पोल्स, ऑपोजिट पोल्स जो हैं वो एक तरफ होते हैं और जिस पोल की तरफ आपका आंसर होता है आप उस पर मार्क करते हैं। इसके अंदर भी 3-4 वेरिएशंस हैं बहरहाल उसको डिजाइन करने में, उसको लिखने में। लेकिन इन शॉर्ट ये जो सवाल है इसमें दो अपोजिट पोल्स की तरफ पूछा जाता है और आपका जहां पे इंटरेस्ट हो आप वो नोट कर लेते हैं। तो अमेरिकन एयरलाइंस स्मॉल है या लार्ज है आप वो देखते हो। एक्सपीरियंस्ड है, इनएक्सपीरियंस्ड है, आपने किस पर मार्क करना है। मॉडर्न है, ओल्ड फैशन्ड है, तो ये आप देखोगे कि ऑपोजिट्स थे। फिर आपके पास है इंपॉर्टेंस के लिहाज से स्केल, कितना इंपॉर्टेंट कोई चीज है। एयरलाइन फूड सर्विस इज डैश टू मी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, टू समवट इंपॉर्टेंट और नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट एट ऑल, नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। फिर आपके पास रेटिंग स्केल है, आप रेट करते हो उसके अंदर। जिस तरह आपके सामने एक एग्जांपल है, अमेरिकन एयरलाइंस फूड सर्विसेज एक्सीलेंट से पुअर तक का ऑप्शन आपके पास है रेट करने का। फिर बाइंग स्केल है आपके पास, इंटेंशन टू बाय स्केल, कि आप बाय करोगे कि नहीं करोगे। How likely are you to purchase tickets on American Airlines if in-flight internet access were available? अगर आपको फ्लाइट के अंदर इंटरनेट की सर्विसेज मिले तो क्या चांसेस है कि आप इसको बाय करोगे। तो ये जो है वो डेफिनेटली बाय, प्रोबेबली बाय, नॉट श्योर, ये सारे इसमें ऑप्शंस जो है वो गिवन है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है आपकी ओपिनियन क्या है। आप इसमें कम्प्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड है, अब जो लिखना चाहो लिख सकते हो। तो वो आप अगर देखिए इंटरव्यू के आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो या इंटरव्यू टेस्ट का फिल कर रहे हो तो वो कहते हैं अपने बारे में कुछ लाइंस लिखें या अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ लिखें। तो वैसे यहाँ पे भी एग्जांपल गिवन है, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ अमेरिकन एयरलाइंस। तो आप वो जो है वो अपना लिखते हो कि आपको क्या एक्सपीरियंस है या ओपिनियन है अमेरिकन एयरलाइंस के बारे में। फिर आपके पास है व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हियर द फॉलोइंग वर्ड। वर्ड एसोसिएशन है, जिसका मैंने कहा था कि एयरलाइन है तो आप ये कर दोगे, अमेरिकन है तो पहले ट्रम्प था अब आप कुछ और कर लो, शायद ट्रैवल है तो नॉर्दर्न एरियाज कर दो, जो आपके ज़हन में आए आप वो लिखते हो। देन यू हैव सेंटेंस कंप्लीशन, व्हेन आई चूज एन एयरलाइन द मोस्ट इंपोर्टेंट कंसीडरेशन इन माय डिसीजन इज, आप इसको कंप्लीट करते हो सेंटेंस को। स्टोरी कंप्लीशन में स्टोरी होती है हाफ, आप उसको कंप्लीट करते हो। देन as I have already told you कि there are few technological devices which we use to collect data from customers। उसके अंदर आपके पास गैल्वेनोमीटर है, टेक्स्टोस्कोप है, आई कैमराज है, ऑडियोमीटर है, जीपीएस है। तो इसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे आप अगर एचआर के आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो जब आप बिल्डिंग में एंटर होते हो या एग्जिट होते हो तो आप अपना फिंगरप्रिंट आरएफआईडी मशीन के अंदर जो है वो लगाते हो और वो डाटा स्टोर कर रही थी कि हिजाब जो है वो अपनी क्लास में इतने बजे जो है वो एंटर हुई या नायाब जो है वो क्लास से इतने बजे जो है वो एग्जिट हुई। उसके अंदर एडवांस फॉर्म जो है वो आजकल आरएफआईडी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफायर डिवाइसेस जो हैं उनके अंदर आजकल आइरिस आपकी आंखें स्कैन होती हैं, तो उस तरह की डिवाइसेस भी अवेलेबल हैं। आपके हार्ट रीड करने वाली, माइंड रीड करने वाली, आपको कुछ चीज दिखाते हैं और फिर देखते हैं कि आपको ब्रेन का कौन सा हिस्सा जो है वो काम कर रहा है या प्रोसेस कर रहा है, उसके लिए मशीन्स को यूज करते हैं।
ऑडियो मीटर्स हैं, ये आपके टेलीविजन में लगा के पहले नोट करते थे लोग कि आप जो है वो क्या सुन रहे हैं, कितनी देर तक सुन रहे हैं। तो ये जो है तमाम डिवाइसेस हैं। और फिर जीपीएस सिस्टम यूज करते हैं, जिस तरह आपके पास ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है जिसके जरिए आप अपनी लोकेशन देख सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो गाड़ी जो है कहाँ जानी है। जिस तरह आप इसकी प्रोडक्ट, जिस तरह आपके पास गूगल की लोकेशन है, तो वो तमाम आपके पास है। जिस तरह मुख्तलिफ आजकल आप देखते हो काफ़ी ऑडियोज और वीडियोस जो है वो लीक हो रही हैं, तो उसके अंदर भी जो है वो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं जो करने वाले हैं, ताकि आपके पास डाटा उनके पास उसके जरिए आता है। और उसके अंदर सैम्पलिंग प्लान क्या होता है, इसके अंदर हम देखते हैं कि सैम्पलिंग यूनिट कौन है, हु इज टू बी सर्वेड, किसको आपने सर्वे करना है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन का डाटा ले रहे हो, या आप इंसानों का, आप किस इंसान से, मैनेजर से डाटा ले रहे हो, टीम मेंबर से डाटा ले रहे हो। अगर आप यूनिवर्सिटी में कर रहे हो कोई रिसर्च, तो आप टीचर से डाटा ले रहे हो, स्टूडेंट से डाटा ले रहे हो, या दोनों से ले रहे हो, या पेरेंट्स से ले रहे हो बच्चों के। तो ये कि हु इज टू बी सर्वेड, किससे आपने डाटा लेना है। फिर सैंपल साइज, कितने लोगों से आपने डाटा लेना है। क्वालिटेटिव स्टडी के अंदर डाटा हम कम लेते हैं, या डाटा का साइज जो है वो 20-30 लोगों से हम इंटरव्यू लेते हैं। लेकिन क्वांटिटेटिव, जिसके अंदर हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चनियर्स को, इसके अंदर हम 200 प्लस रिस्पोंडेंट्स या सैंपल यूनिट से डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। सैम्पलिंग प्रोसीजर क्या होगा, आप किस प्रोसीजर के जरिए जो है वो सैंपल को चूज करोगे। तो उसके अंदर भी मुख्तलिफ किस्में हैं कि आप कौन सा प्रोसीजर यूज करते हो। आप उसमें अंदर हमारे पास प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स होती हैं, जिसके अंदर एक स्नोबॉल टेक्निक है। मतलब मैं कोई पर्टिकुलर इशू है किसी को, और मैं उससे मिलता हूँ और उससे पूछता हूँ कि ये आप उसके आंसर दें। जो मैं आपसे इंटरव्यू लेता हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि मुझे 2-3 लोग और बता दें जिनको आप जानते हो जिनको ये इशू हो, और वो मुझे आगे गाइड करते हैं। तो इट इज नोन एज स्नोबॉल। एक होता है कि हम लॉटरी सिस्टम, जिसका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं, कि क्लास में से किसी का भी चांस है कि मैं उससे सवाल पूछ लूँ या कोई बात पूछ लूँ, तो लॉटरी सिस्टम काइंड ऑफ ये होता है। फिर उसके अंदर सिस्टमैटिक रिसर्च डिजाइन भी एक होती है। फिर क्लस्टर सैम्पलिंग है इसके अंदर फिर आपके पास जो है वो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, कोटा सैम्पलिंग है। तो मुख्तलिफ मेथड्स हैं, वो आपकी नीड्स और वांट्स और रिसर्च की बेसिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड जो है वो प्रोसीजर जो है वो यूज कर रहे हो रिस्पोंडेंट को चूज करने के लिए। एक और होती है, उसे हम बोलते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग, यानी कि मुझे कन्वीनियंट प्रॉब्लम है कि मेरी सेल्स डिक्लाइन कर रही हैं। अब मैंने डाटा लेना है, मैं किसे लूंगा। अगर मैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक यूज करूंगा तो मेरी पॉपुलेशन वो है जिनके ऊपर हम रिसर्च कर रहे होते हैं। सैंपल वो होता है जिनके जरिए हम पूरी पॉपुलेशन को जनरलाइज कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि आपकी क्लास है और मैंने आपकी क्लास की क्वालिटी क्या है या बच्चे कैसे हैं उसको देखना है। तो एक तो तरीका ये है कि आप पूरी क्लास से पूछा जाए, पॉपुलेशन से, पर शायद इतना टाइम मेरे पास ना हो कि मैं सबसे पूछ सकूं। तो मैं एक सैंपल ले लेता हूँ। मैं 5, 6, 50 में से मैं 10 बच्चों का सैंपल ले लेता हूँ। तो सैंपल का मतलब ये है कि जो 10 बच्चों का सैंपल लिया है, उनके ऊपर जो मेरी फाइंडिंग्स आएंगी उनको मैं जनरलाइज कर सकता हूँ कि पूरी क्लास इस तरह की होगी या ऐसी है, या इस पूरी क्लास की डिजायर या रिक्वायरमेंट्स जो है वो ये हैं। तो ये जो है वो सैंपल होता है। और अब उसके अंदर फिर कन्वीनियंट सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम ये है कि मैं को लॉटरी सिस्टम करूं, सब बच्चों का नाम किसी लिस्ट में डालूं और एक को जो है चूज कर लूं किसी भी मेथड से और उनसे फिर सवाल पूछूं। एक तरीका ये होता है कि आप कन्वीनियंट सैम्पलिंग, जो मेरे पास बैठे में बात सुन रहे हैं मैं उनसे पूछ लूं, जिनको एक्सेस करना आसान है मुझे। तो ये क्लास के तो आपको जैसा समझना है, तो अगर मैं पूरे बैंक फीमेल बैंकर्स का डाटा ले रहा हूँ और पॉपुलेशन मेरी पूरी पाकिस्तान की फीमेल बैंकर्स है और मैंने डाटा क्रैक करना है और मैं रैंडम सैम्पलिंग यूज करता हूँ, तो एक निकलेंगी प्रोबर्ट एक सिंध के अंदर, एक निकलेगी गिलगित के अंदर, एक निकलेगी कराची के अंदर। तो मैं जा के कैसे डाटा लूंगा सबसे, तो टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर मैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग लेता हूँ और मैं बेस्ड हूँ इस्लामाबाद पिंडी में, तो मैं पिंडी, इस्लामाबाद या लेट्स सपोज जो आपके बड़े 4 शहर हैं उनसे जाकर डाटा ले लूंगा एक सैंपल का, फीमेल बैंकर्स का। तो ये मुख्तलिफ अंदर हम प्रोसीजर्स यूज करते हैं जिनके जरिए हम डाटा ले लेते हैं। कॉन्टैक्ट मेथड, इस मेथड के जरिए हम उनको कांटेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो ईमेल है, चाहे वो मेल है, चाहे वो टेलीफोन है, चाहे वो पर्सनल है, चाहे वो ऑनलाइन इंटरव्यूज है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो हम इसके अंदर देख रहे होते हैं कि हमने कौन सा मेथड जो है, तरीका जो है वो यूज करना है कांटेक्ट करने के लिए लोगों को। तो हर एक के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। फॉर इंस्टेंस इंटरनेट जो है, अगर आप उसके जरिए ईमेल करोगे और एक मेल करते हो पोस्ट के जरिए, तो ईमेल के ऊपर रिस्पांस थोड़ा सा जल्दी आएगा। अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करते हो लिंक और कहते हो उसको फिल कर दो क्वेश्चनर को, तो इशू ये होगा कि लोग जल्दी तो कर लेंगे, ज्यादा लोग भी फिल कर लेंगे, लेकिन उसकी एक्यूरेसी का शायद इशू हो। और एक आप सर के ऊपर खड़े होकर किसी से फिल करवा रहे हो
और कोई उनको इशू है आपसे वो पूछ लेंगे, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ नहीं आ रही आपसे पूछ लेंगे, तो उसकी एक्यूरेसी या प्रिसीजन जो है वो बेहतर होती है उसकी। तो हर मेथड का, यानी टेलीफोन से डाटा लेने का, इन पर्सन लेने का, ऑनलाइन लेने का, हर एक के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं, हर एक के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपके पास होते हैं। उसके अंदर कुछ में आपको जो है वो एडवांटेज होता है कि आपका डाटा जो है वो इनएक्सपेंसिव होता है, आपको जाना नहीं पड़ता हर जगह पे, आप ऑनलाइन ही ले लेते हो, जल्दी आ जाता है और डाटा एक्यूरेट भी होता है और उसके अंदर वैरायटी भी होती है। और कुछ के अंदर होता ही है कि आपने किसी को कहा कि डाटा कलेक्ट कर लें, उसने जाके एक क्लास से सारा डाटा ले लिया, बजाय इसके कि वो ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में था तो उसने जाके एक क्लास से अपनी डाटा पूरा ले लिया। तो स्क्यूड का मतलब है कि एक तरफ टिल्ट होता है उसका, जो प्रॉपरली आपकी जो रिफ्लेक्शन होती है वो उसके अंदर नहीं आती। टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये भी एक इशू होता है ऑनलाइन रिसर्च के अंदर कि नेट चला गया, इंटरनेट नहीं आ रहा आपके पास, या फॉर्म कोई खुल नहीं रहा, तो ये तमाम चीजें भी उसके अंदर हम देख रहे होते हैं। देन वी हैव इनकंसिस्टेंसीज, कि जो आपके पास इनकंसिस्टेंसी है वो आती है, कुछ लोग बगैर देखे डाटा फिल कर देते हैं और उसके से जो डाटा है वो कंसिस्टेंट नहीं आता। देन वी हैव व्हाट इज अ मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। हर कंपनी के पास, हर ऑर्गेनाइजेशन के पास अपनी कैपेसिटी के लिहाज से मुख्तलिफ पोर्टल्स और टूल्स होते हैं जिनको वो यूज करते हैं एनालाइज करने के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए। जो मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, इसको पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं और इसमें अंदर क्या चीज होती है वो जिसका डिस्कस करते हैं। मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज अ पोर्टल platform where we can collect data, systems and tools and techniques with support of hardware and software by which organization gathers and interprets relevant information from business and environment and turns it into basis of for marketing action। जैसे मेरी अपनी कंपनी हो और मैंने उसके लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया हुआ हो, जिससे आपने लॉर्ड्स एंड ब्रिज में मुख्तलिफ टूल्स पढ़े थे सीआरएम के, वैसे ही इस तरह के भी टूल्स मिलते हैं और इसके अंदर वो कंपनी खुद जो है मेरा सॉफ्टवेयर, मैं सिर्फ डाटा एंटर करता हूँ, वो स्वॉट भी खुद कर लेता है, बीसीजी भी खुद कर लेता है, पर्सनल एनालिसिस भी खुद कर लेता है और बेसिक फाइनेंशियल रेशियोज भी खुद निकाल लेता है। तो ये मुझे हेल्प करता है कि मैंने कंपेटिटर्स कौन है, अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स है, वो तमाम उसके अंदर होता है, मेरे पास डैशबोर्ड एक आ रहा होता है, इसकी बेसिस के ऊपर जो है मैं डिसीजन ले रहा होता हूँ। बैरियर्स क्या है जो लिमिट करती है यूज ऑफ मार्केटिंग रिसर्च? एक तो ये कि आप बहुत नैरो कॉन्सेप्शन आपकी हो रिसर्च के बारे में, कि रिसर्च जो है वो आपको लगता हो कि फ्लॉड है और उसका इतना रेलेवेंट आंसर्स नहीं आते। उसके बाद अनइवन कैलिबर ऑफ रिसर्चर्स, जो आप बंदे हायर करते हो उनका कैलिबर इक्वल ना हो डाटा कलेक्ट करने का, तो ये भी एक उसके अंदर लिमिट है। पुअर फ्रेमिंग ऑफ द प्रॉब्लम, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि प्रॉब्लम जो है वो एक्चुअली हो आपके लोकेशन के अंदर या कंज्यूमर के अंदर, आप पहले ही जो है वो फ्रेम कर दो कि हमारे जो सेल्स की टीम है उसमें इशू है। लेट एंड ओकेजनली एरोनस फाइंडिंग्स, या आप फाइंडिंग्स के अंदर, जैसे मैंने कहा कि आप पूरे पाकिस्तान से डाटा इकट्ठा करना शुरू करते हैं फीमेल बैंकर्स का, तो फिर रिसर्च कंप्लीट होने में 200-300 लोगों से डाटा लाने में तो 6 महीने लग जाएंगे, तो तब तक जो अपॉर्चुनिटी थी वो खत्म हो चुकी होगी या लॉस्ट हो चुकी होगी। तो इसलिए जो है कि लेट हो या ओकेजनल आपकी गलत फाइंडिंग्स भी आई थी। पर्सनैलिटी एंड प्रेजेंटेशनल डिफरेंसेस, समटाइम्स देखोगे हमारे थीसिस के स्टूडेंट भी होते हैं एमएस के अंदर भी, या वैसे भी इन जनरल आपने देखा होगा कि लोग पर्सनैलिटी कुछ लोगों की जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर होती है, कुछ की क्विक पिक होती है, कुछ जल्दी चीजों को सीखते हैं, बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं, और कुछ लोगों के प्रेजेंटेशनल डिफरेंसेस होते हैं, चीज आती बहुत अच्छे तरीके से है पर वो स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट प्रॉपरली नहीं कर पाते, और कुछ लोगों को शायद चीज ना आती हो तो वो चीज पर कम्युनिकेट अच्छे से कर लेते हैं। जैसे हम लोग, मैं आपको बता रहा था कि प्रैक्टिकली ये देखते हैं कि एमएस के स्टूडेंट समटाइम्स किसी ने काम नहीं किया होता इतना अच्छा, लेकिन वो प्रेजेंट बहुत अच्छा करता है, और किसी ने काम बहुत अच्छा किया होता है, बहुत मेहनत की होती है, पर वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा होता। तो क्या आपके ख्याल में मार्केट रिसर्च जो है वो हमेशा कामयाब होती है? जी, आपके ख्याल में मार्केट रिसर्च हमेशा कामयाब होती है? बताएगा आप में से। नॉट ऑलवेज, वेरी गुड, मोस्टली। जी बिल्कुल ऐसा ही है, हमेशा जो है वो रिसर्च कामयाब नहीं होती। इसकी एक एग्जांपल भी है कि एक सीनियर जीएम, जनरल मोटर्स एक बहुत बड़ी कंपनी थी, जो भी टेस्ला है इसकी कंपैरेटर थी, और बहुत बड़ी कंपनीज में से एक कंपनी कंसीडर की जाती है जीएम मोटर्स। 30s के अंदर 40s के अंदर उनके एक सीनियर जो मैनेजर थे, उन्होंने R&D के उसको छोड़ा जीएम को, और हॉलीवुड के अंदर उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट की। उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया कि देखिए इसको कि ये मार्केट में सक्सेसफुल होगा या फेल होगा, और उन्होंने काफी डिटेल रिसर्च की और उसके बाद कंक्लूड किया, फाइंडिंग्स दी कि ये प्रोजेक्ट जो है वो बुरी तरह से फेल होगा। और फिर भी वो जो डायरेक्टर थे और जो टीम थी, उन्होंने वो उस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, एग्जीक्यूट किया, और
वो जो प्रोजेक्ट था वो स्टार वॉर्स था। आप शायद कुछ को आइडिया हो कि ये उस वक्त की ब्लॉकबस्टर हिट थी। इसने बहुत ज़्यादा रेवेन्यूज अर्न किए, सारे रिकॉर्ड्स तोड़े, और उसके बाद फिर ये रेस्ट ऑफ इट इज हिस्ट्री। बहुत सारे लोग जानते होंगे कि स्टार वॉर्स की कितनी फिर सीरीज है, और इसके डाई हार्ड फॉलोअर्स हैं इसके कितने, और कितने सीक्वल्स जो हैं वो इसके आ चुके हैं। तो ये तमाम चीजें इसके अंदर जो है वो आपके पास आ रही थी इसके अंदर। तो मार्केटिंग हमेशा जो है वो कामयाब नहीं होती, सम टाइम्स इट कुड फेल। इस लिहाज से आपको जो है वो प्रिपेयर रहना चाहिए। जी